हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे टेक्निकल की डिटेल स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने नॉन टेक की डिटेल स्ट्रेटजी शेयर की है जो कि इस चैनल पे अपलोडेड है पहले से ही, तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने आज की वीडियो को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि मैं सब्जेक्ट कैसे चूज़ करती थी प्रायोरिटी वाइज। देन सेकंड नंबर पे मैं आपसे शेयर करूँगी, एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ये आ रहे थे कि टेक्निकल कहाँ से करें, तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि टेक्निकल आप कहाँ से कर सकते हैं और मैंने कहाँ से टेक्निकल किया। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि मॉक्स जो है वो कहाँ से दें, कब देना शुरू करें, कैसे मॉक्स को टैकल किया जाए। एंड देन लास्ट में फोर्थ नंबर पे मैं आपसे डिस्कस करूँगी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि मेरे सिलेक्शन में जिसका सबसे बड़ा रोल है, मैं ये कहूँगी। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं सीरियल वाइज कि सबसे पहले मैं सब्जेक्ट चूज़ कैसे करती थी। देखो, मैं सब्जेक्ट को चूज़ करते टाइम ना 2 बातों का ध्यान रखती थी। पहला ये कि किस बुक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, बीएमसी में से, सर्वे में से, इन्वायरमेंट में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं ऐसे ही वेटेज वाइज ही बुक्स जो है देख लेती थी कि अच्छा फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन किन बुक से आ रहे हैं। जैसे 4 या 5 बुक्स उसमें होती थी। देन सेकंड नंबर पे, देन थर्ड प्रायोरिटी में कौन सी बुक्स आएंगी, मैं ये देख लेती थी। और एक और चीज़, मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखती थी कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, कौन सी बुक्स मेरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सी बुक मेरी ज़्यादा वीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बीएमसी जो है बहुत ही हाई वेटेज की पूछी जाती है और जो कि मेरा थोड़ा वीक पॉइंट रहता है, मुझे जो है चीज़ें रिमाइंड रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसको फर्स्ट नंबर पे रखती थी। और जैसे कि सर्वे है, मुझे उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। एक्चुअली में क्वेश्चन वाइज देखा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी में होनी चाहिए, बट क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है तो मैं उसे अपनी सेकेंड प्रायोरिटी में रखती थी। और थर्ड प्रायोरिटी में जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन ही कम आते हैं, जैसे कि सोम हो गई और एक और जैसे कि स्टील हो गई, तो इनमें से क्वेश्चंस कम ही आते हैं, तो मैं इसको थर्ड नंबर पे रखती थी। थर्ड नंबर पे रखने का रीज़न ये होता था कि मुझे पता है इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे, तो इन बुक्स को मैं कंप्लीट तो करती थी। जो टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैं उनको प्रॉपर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करती थी इनके, बट मेरे नंबर ऑफ रिविजन्स जो है वो कम होते थे इन बुक्स के। तो इसी तरह से आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन कौन सी बुक आने वाली है, सेकंड प्रायोरिटी में कौन सी बुक आने वाली है, थर्ड प्रायोरिटी में कौन सी बुक आने वाली है। तो आते हैं सेकंड पॉइंट पर कि टेक्निकल की आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। देखो, सबके लिए ना टेक्निकल की तैयारी करना बहुत ही अलग होगा। ये इम्पॉसिबल है इस चीज़ का एक पर्टिकुलर जवाब देना कि आप टेक्निकल की तैयारी यहाँ से कर लीजिए, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों ने कोचिंग ले रखी होगी, कुछ बच्चे जो है वो अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ बच्चे हो सकता है यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे। देखो, सबका अलग होता है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की। एक्चुअली मैंने जो है मेडेजी का पोस्टल कोर्स ले रखा था, ईएससी का जो आता है, और साथ में जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ईएससी के, वो मैंने ले रखे थे। तो मैंने उन्हीं को पढ़ के पहले अपने कंसेप्ट्स क्लियर किए हुए थे और उसके बाद फिर मैंने जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं। मैं आपको पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि मैंने सिर्फ ये तैयारी 2 से ढाई महीने में नहीं की है। मेरी तैयारी एक्चुअली बहुत पहले से चल रही थी। मैंने जब बीटेक पास आउट किया था तभी से मैं ईएससी के लिए एक्चुअली प्रिपेयर कर रही थी, तो इसीलिए ही मैंने ईएससी के ही जो हैंड रिटन नोट्स थे वो बाय कर रखे थे। और इससे पहले मैंने ईएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा रखे थे। और मैं आपको ये सब इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने सिर्फ 2 से ढाई महीने में ही पढ़ के क्लियर कर लिया, क्योंकि गाइज मैं आपको किसी भी गलतफहमी में नहीं रखना चाहती हूँ कि आप सिर्फ बिना पढ़े ही 2 से ढाई महीने में पढ़ के ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तब जाके मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। एक्चुअली मेरा ये शुरू से डिसाइड नहीं था कि मुझे एसएससी जेईई देना है। मैं अपनी ईएससी की प्रिपरेशन ही कंटिन्यू रख रही थी और जब एसएससी जेईई का एग्ज़ाम होने में 2 से ढाई महीने बाकी थे तो ही मेरा डिसाइड हुआ था कि हाँ, मुझे एसएससी जेईई पे ध्यान देना है। तो मैं उसके बाद आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया। तो जैसे ही मेरा ये डिसाइड हुआ कि हाँ मुझे जेईई देना है, तो मैंने एसएससी जेईई के बुक ले ली थी जो कि ऑब्जेक्टिव वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, और मैंने उनको लगाना शुरू कर दिया था बुक वाइज ही। तो मैंने क्या किया था कि जब मैं क्वेश्चंस लगाती थी तो मेरे 70 से 80% क्वेश्चंस जो है फर्स्ट टाइम में ही हो जाते थे। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में क्या करती थी कि शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेती थी अपने। इस तरीके से मैंने अपनी सारी बुक्स जो है वो कवर कर ली थी। गाइज, अगर आपके भी इतने क्वेश्चंस हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो आप ये समझ जाओ कि आपके कंसेप्ट क्लियर है। देखो, पहले जो ये एग्ज़ाम आता था ना, ये ऐसा आता था कि आप सिर्फ चीज़ों को रिमेंबर रख के भी इस एग्ज़ाम को दे सकते थे, बट अब ये एग्ज़ाम जो हो गया ये थोड़ा कंसेप्चुअल एग्जाम हो गया है। आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम को देने के लिए। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आपकी कंसेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए। वो आप बेशक यूट्यूब वीडियोस देख के करें,
बेशक आप सेल्फ प्रिपरेशन से करें, या फिर बेशक आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोचिंग लेके कर सकते हैं, जो कि आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। गाइज मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब मेरा प्रिपरेशन फेज चल रहा था तो मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा था कभी भी कि हाँ मेरा नंबर तो आ ही जाएगा, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से काफ़ी कमेंट्स ही सुनने को मिल रहे हैं कि मैम मैं बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, या मुझे नहीं लगता कि मैम मेरा नंबर आएगा। तो गाइज ये ना एक ये लगा लो प्रिपरेशन का फेज़ है, जो कि सबके साथ यही होता है। किसी को ये नहीं पता होता कि हाँ उसका नंबर आ ही जाएगा। आपको बस अपने लेवल पर मेहनत करते जानी है कंटिन्यू। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते जाएंगे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आपका नंबर ज़रूर आएगा। और जो भी आप फील कर रहे हैं ना, ये बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि एंड ऑफ द फेज में सबकॉन्शियसली हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें ये भी याद नहीं है, हमारा ये भी नहीं हो रखा है अभी तक, हमारा ये भी छूटा हुआ है, तो हमारा कंप्लीटिंग में तो हमारा नंबर कैसे आएगा। बट गाइज आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है कि वो सही रहनी चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बिगड़नी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि मॉक टेस्ट कैसे दें, कब से देना शुरू करें, कहाँ से दें। तो गाइस मैंने टेक्स्ट बुक से मॉक्स ले रखे थे और मैंने 1.5 मंथ पहले ही टेस्ट देना शुरू कर दिया था, और मैंने सब्जेक्ट वाइज मॉक्स नहीं दिए हैं क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, इसीलिए मैंने सब्जेक्ट वाइज मॉक्स नहीं दिए थे। अगर आपके पास टाइम है तो आप सब्जेक्ट वाइज मॉक्स दे सकते हैं, जो कि आपको देने चाहिए आई थिंक ज़रूर। तो मैं मॉक्स को देती कैसे थी कि सबसे पहले मैं टेक्निकल अटैम्प्ट कर देती। टेक्निकल में ऐसा नहीं कि मुझे बस शुरू से ही क्वेश्चंस जो है सारे के सारे करते ही जाने हैं, ऐसा नहीं करती थी मैं। मुझे बस जो जो क्वेश्चंस लगते थे कि हाँ ये हो सकते हैं, जस्ट एक फ्लो में उन क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट कर लेती थी फर्स्ट फेज में अराउंड मुझे 40 से 45 मिनट्स लगते थे, और मेरे अराउंड 60 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट हो जाते थे फर्स्ट फेज में। और फर्स्ट फेज में मैं न्यूमेरिकल सिर्फ वही अटेम्प्ट करती थी जिसमें मुझे पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और बस जो देख के जो हो जाए माइंड में ही, बस वही न्यूमेरिकल्स में अटेम्प्ट करती थी। उसके बाद दोबारा से सेकेंड फेज में ही दोबारा टेक्निकल देखती थी एक और बार, और सेकेंड फेज में मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस करती थी, न्यूमेरिकल्स वो करती थी जिसमें ठीक है मुझे पता है पेन चलाते ही हो जाना है, जस्ट एक स्टेप का है, वो क्वेश्चंस करती थी मैं। और जो मेरे थ्योरी के क्वेश्चंस थे, एक होता है ना कि जब हम अगर आप पहले ही फेज में पूरा पेपर करने की कोशिश करोगे ना, तो आप अच्छे से कर नहीं पाओगे, जो कि मेरे साथ होता था। सेकंड फेज में क्या होता है कि हमें पता होता है कि हाँ हमने 60 क्वेश्चंस जो है वो पहले से ही कर लिए, तो कहीं ना कहीं माइंड जो है शांत हो जाता है, और हमें पता होता है कि ठीक है पूरा पेपर ऐसा गया है हमारा, ठीक गया है या नहीं गया है, हमें पता चल जाता है। तो सेकंड फेज में थोड़ा माइंड शांत होने की वजह से वो क्वेश्चंस भी आपके माइंड क्लिक हो जाते हैं माइंड में, जो कि फर्स्ट टाइम पे नहीं हो पाते हैं। तो सेकंड फेज में मैं बस वो क्वेश्चंस करती थी जो कि ठीक है मुझे एकदम से देखते ही लगता था कि हाँ ठीक है इसका ये हो सकता है, और न्यूमेरिकल्स वो जो कि ठीक है पेन उठाते ही हो जाएंगे मुझसे। ये फेज मेरा अराउंड 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता था। इसके बाद मैं रीजनिंग पर आती थी। रीजनिंग को मैं अराउंड 35 मिनट्स ही देती थी, और 35 मिनट्स में ही मेरे अराउंड 39-40 के अराउंड क्वेश्चंस जो है वो हो जाते थे। उसके बाद मैं जीएस पे आती थी। जीएस अराउंड 10 मिनट्स में आराम से हो जाती है। उसके बाद लास्ट में मेरे पास जो 10 to 15 मिनट्स, अराउंड 15 मिनट्स मेरे पास बचती थी, उसमें मैं क्या करती थी, जो रीजनिंग के क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रीजनिंग की जैसे कोई सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब क्लिक नहीं करता है माइंड में। सीरीज का क्वेश्चन ऐसा होता है कि माइंड में क्लिक कर गया तो कर गया, नहीं किया तो नहीं किया, तो वो क्वेश्चन मैं दोबारा से एक बार सीरीज का देखती थी। और जैसे कि मान लो कुछ क्वेश्चन जैसे कि राउंड वाले आते हैं, वो उसमें अगर आप एक जगह भी गलती कर रहे हैं ना, तो उसका आंसर आएगा ही नहीं, तो उन क्वेश्चंस को मैं दोबारा देख लेती थी कि जो मुझसे नहीं हो रहे हैं, जिन्हें मैं अटक गई, जैसे कुछ ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन है उसमें मैं अटक रखी हूँ, तो वो क्वेश्चन मैं दोबारा देख लेती थी रीजनिंग के जाके। और मेरे ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन हो भी जाते थे अराउंड, मतलब मेरे 40 to 43 क्वेश्चन रीजनिंग में अटेम्प्ट हो जाते थे। और उसके बाद मैं दोबारा से टेक्निकल पे आती थी। जो भी टाइम बचता था मैं उन न्यूमेरिकल्स को देती थी, वो टाइम जो कि मुझे पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, मैं उनको ट्राई देती थी बस। और उन क्वेश्चंस को भी करती थी जो थ्योरी के क्वेश्चंस होते थे, जो मुझे लग रहा है कि 50-50 हाँ ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उनको भी अटेम्प्ट देती थी। ऐसे करते करते मेरे जो टेक्निकल में अटेम्प्ट होते थे क्वेश्चन, वो 73-75 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते थे। और एक्चुअली मेरे हमेशा से ही अटेम्प्ट जो है क्वेश्चंस कम होते थे और एक्यूरेसी मेरी हाई होती थी, तो मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ऐसे नहीं सोचती थी। और रीजनिंग में भी मेरे अराउंड 42, 41, 43 ऐसे अटेम्प्ट हो जाते थे क्वेश्चंस। तो इस तरीके से मेरा मॉक चलता था। और ये हमेशा ऐसा नहीं होता था, कभी कभी मॉक देते टाइम ना ऐसा भी होगा कि आपके टेक्निकल में बहुत ही कम मार्क्स आए, तो आपको ना डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि
होता क्या है ना, आपको मॉक्स जो है इस पर्सपेक्टिव से देने हैं कि आपको उसमें से न्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मान लीजिए अगर आपको कोई मॉक ऐसा आ गया जिसमें आपके नंबर कम आए, नंबर कम क्यों आए? क्योंकि उसमें न्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इस तरीके, आप उस एग्जाम, उस पेपर को, उस मॉक को इस तरीके से मत देखिए कि आपके नंबर कम आए हैं इसमें। आप सिर्फ इस तरीके से देखिए ठीक है, इसमें आपको जो है और न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप उन न्यू क्वेश्चंस को अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए और उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड करिए जो कि जेईई के लेवल के हैं, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है ना, मॉक जो है एक लेवल अप होता है हमेशा ही, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि इतने रिलेवेंट नहीं होते एसएससी जेईई के एग्जाम के अकॉर्डिंगली अगर देखे जाए। तो मैं ऐसे ही करती थी कि जो मुझे रिलेवेंट लगते थे मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड करती थी। और दूसरा ना, आप मॉक को इस तरीके से लीजिए कि अगर एग्जाम मान लो बिल्कुल ही अलग आ जाता है, जो कि कभी कभी होता है कि हमें नहीं पता होता कि कभी कभी एग्जाम में काफ़ी न्यू क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपने मॉक नहीं दिया है ना, तो आप एकदम से घबरा जाएंगे कि एग्जाम कैसा आ गया, अब इसको कैसे टैकल करूं, और आप अच्छे से टाइम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा ना कि अगर आपका पेपर अच्छा जा भी सकता था तो भी आपका पेपर अच्छा नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए मॉक देना बहुत ज़रूरी है गाइस, इससे कि आपको नए नए क्वेश्चंस टैकल करने में हेल्प मिलती है, प्लस आपको टाइम मैनेज करना आ जाता है कि आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, ये आपको मॉक के थ्रू ही पता चलता है। और मैं मॉक्स जो है ना, जैसे मान लो जब लास्ट के 15 दिन बचे तो मैं मॉक्स थोड़े से अवॉइड करती। मैं मॉक्स ओनली प्रीवियस ईयर के पेपर्स के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो मॉक्स होते थे, जैसे जो पिछले साल पेपर्स हुए हैं वो भी टेक्स्ट बुक में होते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को देती थी क्योंकि उनमें मार्क्स थोड़े से ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू मॉक। मैं लास्ट टाइम पे जब बहुत ही कम टाइम बचता था एग्जाम का, मैं ये कोशिश करती थी कि मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर बाई चांस मेरे मॉक कोई ऐसा आ गया बेकार सा मॉक जिसमें मेरे मार्क्स कम हो गए तो मुझे डिमोटिवेशन हो जाएगी, इसलिए मैं लास्ट 15 दिन में मॉक देना बिल्कुल बंद कर देती थी। बस प्रीवियस क्वेश्चन को ही एज अ मॉक देती थी जिसमें मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, मैं मोटिवेट रहती थी, और वही है कि पढ़ने का मन ज़्यादा करता है। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप लास्ट टाइम पे जितनी भी चीज़ें हैं ना जिससे आपको डिमोटिवेशन होती है उनको अवॉइड करें, जो कि बहुत ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे। लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट टिप्स का। गाइज मैं आपको ये कहूँगी कि अगर मैंने ये लास्ट जो स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताऊँगी, अगर मैंने ये यूज़ नहीं की होती ना तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती। मेरा सिलेक्शन ही सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने इस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है। तो मैंने क्या किया था ना, मतलब जब 1.5 मंथ ही था तो मैंने क्या किया था, मैंने डिजिटल नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। जैसे कि कोई भी एक बुक है उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी मैं फ़ोटो क्लिक कर लेती थी। और ऐसे ही मैंने सारे सब्जेक्ट्स के साथ ऐसे किया था और उन फोटोज़ की एक PDF क्रिएट कर लेती थी। तो ऐसे करते करते मेरे सारे सब्जेक्ट की एक PDF थी जो कि मैंने अपने ही टाइम टेबल में एक जगह सेट कर ली थी कि मुझे डेली अराउंड 2 से 2.5 घंटे उन बुक्स को देने हैं और अराउंड 2 से 3 सब्जेक्ट में एक दिन में रिवाइज करती थी। ऐसे करते करते जैसे जैसे मेरा रिवीजन होता गया और मुझे चीज़ें उनमें से याद होती गई तो मैं उनके पेजेस को कम करती गई। अगर मुझे पता है कि ठीक है, अगर अब मुझे ये टॉपिक अच्छे से पता चल गया है तो मैं उसको वहाँ से हटा देती थी। ऐसे करते करते मेरे सब्जेक्ट्स के पेजेस जो है वो कम होने लग गए। लास्ट में आते थे क्या हुआ, लास्ट में आते थे मैंने एक मतलब पूरा कंबाइन कर लिया, एक ही PDF बना ली सारे सब्जेक्ट की, जो जो इम्पोर्टेंट था और जो मुझे याद नहीं रह रहा था। जैसे कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं रिमेंबर करने के, जो डाटा रिलेवेंट जो पॉइंट्स होते हैं, तो मैंने उनको क्या किया था, एक ही PDF क्रिएट कर ली थी। अराउंड 100 to 110 पेजेस की मेरी वो PDF बनी थी, सारे सब्जेक्ट उसमें कंबाइन थे। अब मैं उसी को ही रिवाइज करती थी डेली डेली डेली। जैसे डेली के मैंने 40 पेजेस 50 पेजेस रिवाइज करने शुरू किए तो मैं उसी को ही कंटिन्यू रिवाइज करती थी। गाइस आप ये करके देखना, इससे आपको ना बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि होता क्या है ना, लास्ट में अगर आप कंसाइज नहीं करते जा रहे हो ना चीज़ों को, तो आपके पास रिवाइज के लिए इतना ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा कि आप उसे रिवाइज कर ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से ना आपका लास्ट टाइम पे पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। क्योंकि आपको लगेगा ना पढ़ने बैठूँ तो क्या रिवाइज करूँ यार, ये तो हो ही नहीं पाएगा आज के दिन में, आज के दिन ये नहीं हुआ तो कल क्या करूँगा, कल फिर ये मतलब दूसरा सब्जेक्ट करूँगा या फिर यही करूँगा। इससे लास्ट में इतनी डिमोटिवेशन हो जाती है कि हम लास्ट में रिवीजन अपना छोड़ ही देते हैं। तो गाइज आपके लिए सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिवीजन मटेरियल को कंसाइज ज़रूर करते रहें और लास्ट में उसी जो आपको याद नहीं है वही आपका लास्ट टाइम पे कम से कम 4, 5, 6 टाइम्स जो है वो रिवाइज हो जाए, ताकि आप मोटिवेट रह सको कि हाँ ठीक है मुझे याद नहीं है, बार बार मेरा रिविजन हो रहा है तो लास्ट टाइम पे ये चीज़ें याद रहेंगी। तो गाइज ये ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और हाँ, मैं इन डिजिटल नोट्स में ना जो मैं मॉक्स दे रही होती थी उसमें भी अगर मुझे कुछ लगता था, जैसे टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे कि उसमें पूरा डिटेल्स में आंसर दे रखे होते हैं, तो जैसे मान लो कोई भी टेबुलर फॉर्म में डाटा है या पूरा अच्छे से अगर कुछ समझा रखा है जिसमें और भी टॉपिक्स कवर हो गए हैं, तो मैं उसकी फोटो क्लिक करके इन्हीं डिजिटल नोट्स में अपने ऐड कर लेती थी और ये मेरा लास्ट तक चला है। तो गाइज आप भी ऐसा कर सकते हैं। आई एम श्योर अगर आप ये करेंगे तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी इस चीज से। मैं लास्ट में ना आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगी कि बी मोटिवेटेड, मतलब आप बस अपने आप पर इस टाइम पर बिलीव रखिए कि आपसे ये हो जाएगा और आपको ये करना ही करना है, क्योंकि हम में से ना किसी को भी नहीं पता है कि हमारे नंबर आएगा या नहीं आएगा। लास्ट में एक ही चीज़ मैटर करती है कि आपने कितना अच्छे से चीज़ों को कंसिस्टेंट रखा है, कितना अच्छे से प्रिपेयर किया है, कितने अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। सिर्फ यही चीज़ें लास्ट में मैटर करती हैं। तो गाइज आपको बस कंटिन्यू अभी पढ़ते रहना है, कुछ नहीं सोचना है कि आपका नंबर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि होता क्या है ना, हम अपना बहुत सा कीमती टाइम ना इसी चीज़ में वेस्ट कर देते हैं, यही सोच के कि हमारे नंबर आएगा या नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। लास्ट में सिर्फ यही चीज़ें चलती हैं माइंड में, और ये मैं कहूँगी कि नेचुरल है, सबके साथ चलती हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ना अपने आप को हावी ना होने दें, चीज़ें चलती हैं, चलने दें साइड में, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप पर विश्वास रखें कि अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे तो आपका जो नंबर है वो ज़रूर आएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ और मैक्सिमम कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरी है आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं।